हेलो फ्रेंड्स, आइए इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस क्लास में मैं लेकर आया हूं एन अवस्थी का सॉल्यूशन। और वो भी कौन से चैप्टर का? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का सॉल्यूशन, जो कि लेवल 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, विच विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोडाइपर्स? कौन ऐसा पेयर है जो आइसोडाइपर्स होते हैं? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोडाइपर्स? कौन ऐसा पेयर है जो आइसोडाइपर्स है? तो सबसे पहला काम कि आप समझे कि आइसोडाइपर्स होते क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? आइसोडाइपर्स कहते हैं। या दूसरे फॉर्मूला को ले सकते हैं कि आपका जो मास नंबर दिया रहे उसमें से क्या करिए, 2 टाइम्स प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर दोनों सेम आ रहा है, इनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस इनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये आइसोडाइपर्स होंगे। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए, इनका देखिए, इनके में 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 14 है। तो न्यूट्रॉन कितना है? 8 है। आप यहाँ इससे लगा सकते हैं इसका मास नंबर 14, और ये हो जाएगा 2 × 6 इक्वल टू कितना? डिफरेंस 2। यही सोडियम में निकालेंगे तो इसका मास नंबर है 23, और ये करेंगे 2 × 11 इक्वल टू क्या? 1। यानी ये आपका आइसोडाइपर्स नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, या यूं कहें मास और 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसलिए आइसोडाइपर्स नहीं होंगे। मैं बात करता हूँ इनका, तो 0 आ जाएगा। देख लीजिए, इसका 24 है, इसका 2 टाइम करेंगे 0, इसका 1, यानी ये भी आइसोडाइपर्स नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन सी का। तो इसका मास नंबर दिया है 4। अब रख देंगे 2 × 2 इक्वल टू 0। अब रखेंगे 16 का, यानी ऑक्सीजन का, और ये हो जाएगा 2 × 8 इक्वल टू 0। यानी इनके दोनों के मास मास और 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? आइसोडाइपर्स है, या यूं कहें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस इसमें सेम है। आइए, इसका आंसर हो गया सी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्सरे? कौन ऐसा है जो इसमें से एक्सरे को कैरेक्टराइज नहीं करता है? देखो, रेडिएशन कैन आयोनाइज द गैस, सही बात है। इट काजेस फ्लोरोसेंस इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड, सही बात है। हाँ, ये हो जाएगा डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। करा द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो इसको करना क्या है? आपको लेना है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज रेशियो लेना है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे E/m। ये हो गया प्रोटॉन का, और ये हमारा हो गया अल्फा पार्टिकल का E/n। तो आप देखेंगे ये चार्ज को बताता है, ये उसके मास को बताता है। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1। और वही मैं बात करूं, हीलियम का जो मास होता है 4। यानी इनसे देखा जाए तो 4 टाइम ग्रेटर है, यानी 4 टाइम ग्रेटर है। यानी एक अगर अल्फा रहेगा तो उसमें कितने प्रोटॉन आएंगे? तो मान के चलिए 4 प्रोटॉन आएंगे। कितने प्रोटॉन आएंगे? 4 प्रोटॉन आएंगे। तो आइए देखते हैं और कंपेयर करते हैं। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1 रख दीजिए, 1 चार्ज हो गया। मास कितना होता है? मास एक ही होता है, तो एमपी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम पे रहे अल्फा पार्टिकल में कितने चार्ज होते हैं? 2+, तो यहाँ पे 2e कर दीजिए। मास कितना होगा इनका? तो ये मान के चलिए 4 मास ऑफ प्रोटॉन होगा। अब इन्हीं को सॉल्व कर लेना है तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये एमपी से एमपी, ई से ई कट जाएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, 4/2, यानी आ जाएगा क्या? 2:1। जहां भी दिया हो 2:1 तुरंत लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर मैं प्रोटॉन की मैं बात करूं, प्रोटॉन पे क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका एक मास होता है, एक mu बोल दें। वही मैं हीलियम की मैं बात करूं, तो हीलियम पे 2 चार्ज होते हैं। आपको पता है हीलियम के जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो क्या बोला जाता है? अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और जो मास है इनके क्या कितने हैं? 4 AMU। यानी यूं कहे प्रोटॉन से 4 टाइम ग्रेटर है, इसीलिए मैंने रख दिया ये 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन
और यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो 2:1 आ गया। अब आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एम, यानी यूं कहे चार्ज मास रेशियो, तो इनको बताना है। तो आइए मैं शुरू करता हूं सबसे पहले न्यूट्रॉन से। ये न्यूट्रॉन का निकालिए, न्यूट्रॉन का निकालेंगे ई अपान एम। तो इनका चार्ज जो होता है जीरो होता है, मास हमारा जो होता है एक, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज इनका रखिए ई अपान एम। तो इनका चार्ज होता है कितना 2, और मास होता है 4, ये आएगा क्या 1/2। अब आइए प्रोटॉन पे देखिए, तो प्रोटॉन का ई अपान एम देखेंगे तो चार्ज 1 मास 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन का, तो ई अपान एम इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो ये हो जाएगा चार्ज 1। जो इनका मास होता है वो मास जो होता है 1/1847। अब ये मैं क्या रख दिया हूँ, एक प्रोटॉन अगर रहेगा आपके पास, एक प्रोटॉन रहेगा उसमें, तो आपका 1847 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैंने इधर भेज दिया, यानी कंपेयर कर दिया, यानी ये आ जाएगा 1847। तो आपको देखने में मिल जाएगा सबसे कम किसका है, जीरो है न्यूट्रॉन का, फिर किसका है अल्फा का, फिर किसका है प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है द मास टू चार्ज रेशियो, यानी दे दिया है एम अपान ई, कितना दे दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻8 किलोग्राम पर कूलाम। ठीक है, आगे करा व्हाट इज द मास ऑफ द एटम, एटम का मास बताना है। तो सबसे पहले ये जो किलोग्राम है उसको ग्राम में करते हैं। मैं इसको कर लिया ग्राम में, जैसे ही ग्राम में करेंगे तो ये बन जाएगा ग्राम पर गुलाम। और ये हो गया मास, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, गुलाम से गुलाम कट गया, इसको उठाकर उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू, ये 3 से ये चला जाएगा इसमें से, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻5। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर कितना 19। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, और कितना वैल्यू मिल जाएगा तो 2.4 इंटू 10⁻⁻24, और वो भी किसमें ग्राम में, किसमें ग्राम में। तो ये निकला आपका मास, मास निकल गया। अब ये हमारा था पांचवा क्वेश्चन, ये था पांचवा क्वेश्चन। आइए छठवें क्वेश्चन की बात करें। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एटम हैज। देखो रदरफोर्ड ने पहली बार क्या किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करवाया था और न्यूक्लियस खोजा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई से जो होता है ना अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं कहूँ हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, हीलियम से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। यानी यूं कहें अल्फा पार्टिकल बात करता है सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में हीलियम का। ठीक है, 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज, वहां पे 2 न्यूट्रॉन, यानी टोटल ओवरऑल मास जो होता है 4 आता है। अगला देखें इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट में सिखाया गया था कि आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन करें ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल्स द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अगर मैं कहूँ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट की, तो रेडियस की मैं बात करूँ तो ये होता है n² / z होता है। तो अगर ये आप बोहर्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1, यानी आप जैसे ही 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 टाइम्स दैट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, यानी पहले रेडियस के 9 टाइम्स बढ़ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 10वां। The correct expression derived for the energy of an electron in the nth energy level is for H atom। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, 10th क्वेश्चन के लिए। तो ये H एटम की बात कर रहा है तो Z की वैल्यू हो जाएगी 1। अब एनर्जी की बात कर रहा है तो एनर्जी का होता है -12, और होता है K, और ये होता है Z² क्या होता है R होता है। और R इक्वल टू पढ़ाया गया था n², और क्या होता है H² होता है, और साथ में क्या होता है 4π², और क्या होता है यहाँ पे me²kz। अब z की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसको हटा देंगे, z की वैल्यू 1 है तो हटा देंगे। तो फाइनली हमारा निकल कर आएगा 1/2, और ये बनेगा ke², और r की जगह पे रख देना है वैल्यू।
तो हो जाएगा एन स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा के। जेड को मैंने हटा दिया क्योंकि जेड की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। इसको पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा, ये 2 टाइम कट जाएगा, तो माइनस में बनेगा 2 पाई स्क्वायर एम, और ये ई और ई मिलके क्या हो जाएगा ई पे पावर 4, के और के मिलके क्या हो जाएगा के स्क्वायर, और साथ में नीचे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो जहां भी इस तरह का आपको दिखे, जहां भी दिखे इस तरह का स्क्वायर तो लगा लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ऑर्क्स, जूल्स एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले दिया है ऑर्क्स, फिर दिया है जूल, और फिर दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारा एनर्जी होता है टोटल एनर्जी, उसी को पॉजिटिव में कर देना है तो हमारा क्या बन जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कहीं देखिए लास्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर फॉर एनी एच लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बोअर्स ऑर्बिट, ऑर्बिट और इनका क्या निकालना है, V1 V2 का रेशियो विल भी क्या होगा। तो सिंपल देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपको निकालना क्या है, तो वेलोसिटी तो ये हो जाएगा Z/n, और n जेड की पहले बात करूं, मैं जेड की पहले मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है, यानी मान लें हाइड्रोजन है, तो ये हो गया कांस्टेंट। तो आपको पहले के लिए निकालना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1, दूसरे के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा 1/2, तीसरे के लिए निकालना है तो हो जाएगा 1/3। अब इनका रेशियो लेंगे तो 1:, 1/2 रेशियो क्या आएगा 1/3 आएगा। इस तरह का जहां भी आंसर दिखे लगा लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, ये पूछने वाली बात नहीं है, 10 पावर 15 टाइम्स होता है माइनस में, और ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है एटम के रिस्पेक्ट में। एटम से अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, तो इनका जो रेडियस होता है, रेडियस और रेडियस या रेडियस का सॉरी वॉल्यूम जो होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, तो 10 पावर -15 होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इन एटम जम्प्स इन सच अ वे दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज x/4 द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई कर रहा है इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, मान लीजिए पहले से दूसरे में जा रहा होगा, तीसरे में जा रहा होगा, चौथे में जा रहा होगा, तो शुरू में उसकी काइनेटिक एनर्जी रही x, बाद में हो गई उसका x/4। तो काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं, फर्स्ट वाला दिया है x, और काइनेटिक एनर्जी में सेकंड की मैं बात करूं तो दिया है x/4। अब मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है क्या, होता है -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस में x। इसका निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये फर्स्ट कर दे रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी की दूसरे की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा -2x/4, यानी बन जाएगा क्या -x/4 बन जाएगा। अब करना क्या है, सीधे सिंपल इसको फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व कर देना है। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये लिख देंगे, दूसरे वाले में से हम क्या करेंगे, पहले वाले को घटा देंगे। तो दूसरा वाला क्या है x/4 माइनस ये हो जाएगा 2x। फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये देखिए सॉरी 2x है ना, 2 से ये कटा है तो ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आइए मैंने 2 रख दिया यहाँ पे। जैसे ही सॉल्व करेंगे 3x/, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इस तरह का जहां भी प्लस में आंसर दिखे तो लगा लीजिए, तो आंसर नंबर आपका ए इज करेक्ट। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज, पोटेंशियल एनर्जी दिया है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो होता क्या है, मैं बात करूं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है 2 इंटू क्या होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी, मैंने रख दिया। करना क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो ईएन निकाल लीजिए। ईएन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, पोटेंशियल एनर्जी दिया है -6.8 डिवाइड बाई 2 यानी -3 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा जो ईएन है। अब पूछा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी of an electron in the hydrogen atom इतना indicate in which excited state द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। आपको एक्साइटेड स्टेट बताना है कि कौन से एक्साइटेड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। तो आइए, ई मिल गया, फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है ई -13 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू 1/n² हो जाएगा, 1/n² हो जाएगा। क्यों यहाँ पे 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आपको ई पता है तो ई की वैल्यू रख दीजिए -13, 13 करे -3.4 और ये हो जाएगा -13.6 और इनटू क्या हो जाएगा 1/n²। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, n² की मैं बात करूँ तो ये क्या बच जाएगा 13.6 अपान क्या हो जाएगा 3.4। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा और n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 2 आएगा। और n की वैल्यू जो 2 होती है तो देखिए n इक्वल टू 1 होता है ग्राउंड स्टेट और ये हमारा होता है n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। करना क्या है, कह रहा है कि एन सेल के लिए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल ऑफ द B3+ आयन। आपको एन सेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताना है और बेरिलियम 3+ के लिए। तो ये देखिए एन सेल कौन होता है, ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, ये एम सेल हो गया, ये एन सेल है। तो आपकी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। करना क्या है, अब आपको करना क्या है, सॉल्व करना है फॉर्मूले पे। तो पहले निकालते हैं हम टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी निकालेंगे तो ई एन क्या हो जाएगा -13.6 और जेड बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 का स्क्वायर और कौन से एन की वैल्यू 4 है तो ये 4 से 4 कट जाएगा यानी ई एन इक्वल टू आ गया -13.6। अब निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो ये हो जाएगा ये 2 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा माइनस का 27 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब कहीं इस तरह का आंसर दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। करा द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर रेस्पेक्टिवली। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है तो थर्ड बोहर ऑर्बिट में प्रेजेंट है और किसके, हाइड्रोजन के। तो आइए देखते हैं, तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं ईएन। ईएन निकालेंगे एंड टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा -13.6 और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। एन की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि थर्ड वाले में कहा है, थर्ड बोहर्स ऑर्बिट में पूछा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और ये यहाँ जैसे ही सॉल्व करेंगे 1.51 आ जाएगा और ये निकल गया ईएन, ये निकल गया ईएन। और ये टोटल एनर्जी अगर मैं बात करूँ आयोनाइजेशन एनर्जी या क्या दिया है, हाँ काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी यही वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कहो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा ईएन हो जाएगा। और ईएन की वैल्यू कितनी है तो दिया है 1.51, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा यानी 1.51, यानी काइनेटिक एनर्जी आपका निकल गया। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी होता है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा 2 और इंटू माइनस का 1.51 और ये हो जाएगा क्या -3.02। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी निकला 1.51 और आपका पोटेंशियल एनर्जी इतना निकला, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या करता है उसको लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो मैं क्या करने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा, मैं थर्ड और फोर्थ को लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ डिस्टेंस निकालना है तो मैं रेडियस निकाल ले रहा हूँ, रेडियस से क्लियर कर लूंगा। अगर मैं कहूँ R3 और ये हो जाएगा 0.529 और ये हो जाएगा हमारा क्या n² अपान जेड,
ये पहला है। जेड दोनों के लिए सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड को 1 मान लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। और R4 ले लीजिए तो फिर वही आएगा 529, बस n की वैल्यू वही चेंज हो जाएगी, n स्क्वायर, और ये हो जाएगा Z2। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, अगर मैं R4 माइनस R3 करूं तो कॉमन निकल जाएगा 0.529, और ये बन जाएगा क्या, n स्क्वायर, ये दूसरा वाला है, और ये हो जाएगा Z2 माइनस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर फर्स्ट वाला, Z1। अब देखिए थर्ड वाला दिया है, थर्ड वाला और एक फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला है तो 4 रख दीजिए, यहाँ पे थर्ड वाला है, थर्ड रख लीजिए। एटम का नंबर जो है 2 हो जाएगा, एटम का नंबर 2 हो जाएगा तो 2 ही रहेगा, क्योंकि क्या पूछा है, हीलियम के बारे में पूछा है। तो फाइनली निकल कर आएगा 0.529, और ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा माइनस कितना, माइनस हो जाएगा 9, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा क्या, 0.529 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। तो सॉल्व करने पे जो आपका ये सारी वैल्यू एंगस्ट्राम में है, आप इसको क्या करेंगे, इनटू कर लेंगे 10 पे पावर माइनस 10 से, तो ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा। तब अगर मैं कहूँ इनकी सॉल्व करने पे वैल्यू आती है ए 1.851 इंटू 10 पे पावर कितना आ जाएगा, -10 मीटर, और ये निकल गया आपका डिफरेंस। और इस तरह का जहां भी आंसर दिया हो तुरंत लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला करा है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स। कोई एटॉमिक नंबर एलिमेंट का एक्स है, व्हाट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स, आपको एक्स एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना है। और इसका फोर्थ ऑर्बिट करा वुड हैव टू बिकम सो दैट द फोर्थ ऑर्बिट अराउंड एक्स वुड टू फिट इनसाइड द फर्स्ट बोअर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कह रहा है जो एलिमेंट एक्स है उसका फोर्थ ऑर्बिट अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में रखा जाए तो वो एकदम इनसाइड उसके क्या बन बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा। तो हम उसी से कंपेयर कर ले रहे हैं, और जैसे ही कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का फर्स्ट बोअर्स ऑर्बिट, तो निकल कर आएगा 0.529, तो मैंने लिख दिया। अब मैं बात करूं एलिमेंट के लिए, तो ये एलिमेंट है और उसके फोर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है, तो फोर्थ मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.529, और ये हमने रख दिया इसका फोर्थ ऑर्बिट के लिए वैल्यू एन स्क्वायर है, तो ये एन स्क्वायर को मैंने कर दिया 4 स्क्वायर। और ये जेड जेड भी पता करना है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.529, और ये हो जाएगा 0.529, और ये हो जाएगा 16, जेड हो जाएगा, ये कट जाएगा एक बार में, तो जेड इक्वल टू आ जाएगा 16। ये आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर नंबर सी इज करेक्ट। करा द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन द थर्ड एंड फिफ्थ बोअर्स और फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ वुड बी। अब ये लिथियम 2+ है तो करना कुछ नहीं है, कंपेयर करना है। तो मैं लिखता हूँ B3, और ये हो जाएगा जेड अपान कौन सा हो जाएगा, तो पहला है थर्ड ऑर्बिट, तो मैंने लिख लिया थर्ड, इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, कोई बात नहीं है, रख लेंगे, ये रख दिया। अब मैं B5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा फिफ्थ, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो B3/B5 लेंगे, तो बनेगा क्या, 5/3, यानी रेशियो आएगा 5/3 का रेशियो 5:3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जहां भी दिखे इस तरह का तो लग जाएगा, ये इन दोनों का रेशियो लेंगे, तो ये तो मान लीजिए वैल्यू सेम है, तो ये और ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5:3। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कह इफ रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इज आर, ठीक है, देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट बताना है। अब देखो ये बात करें तो एक ही एटम के अंदर बात हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो R2 है, जो R2 बोला गया है, वो R2 को R बनाया गया है, और R3 बताना है, तो करना कुछ नहीं है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे R2/R3, और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा n का स्क्वायर थर्ड वाले का, और ये बन जाएगा n का स्क्वायर 2 वाले का, ये 1 वाले का मान लीजिए, यानी यहाँ पे 2 मान लीजिए, यहाँ पे 3 मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे 2 है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9। देखो यहाँ से सेकंड हो गया इसके लिए, और आपका क्या हो गया, सेकंड इसके लिए हो गया, और थर्ड इसके लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या मानी गई है, R मानी गई है, तो R3 हो गया, और ये इसको इधर भेज देंगे, तो R3 इक्वल टू निकल कर आएगा 9R/4,
यानी फाइनली सॉल्व करेंगे 2.25 आर आएगा। इस तरह का आंसर हमें कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत डी वाला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, देखिए, विच स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+ हैज द सेम ऑर्बिट रेडियस as that of ground state of hydrogen atom। अब आपको बताना है यहाँ पे, यहाँ से वैल्यू निकालनी है n की, स्टेट बताना है कि सेम ऑर्बिट रेडियस ऑफ दैट ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। कह रहा बेरिलियम का कौन ऐसा ऑर्बिट है जो कि हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के फर्स्ट जो है ग्राउंड स्टेट जो है उसका पहला एन की वैल्यू उसके रेडियस के बराबर हो। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का रेडियस निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 0.529 आ जाएगा। अब मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम की मैं बात करूं 0.529, और ये एन स्क्वायर अपान जेड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और एन की वैल्यू निकालनी है तो दोनों में कंपेयर करेंगे, तो दोनों में जैसे ही कंपेयर करेंगे 0.529 हो गया, कोई बात नहीं। और ये हो गया एन स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 4, कंपेयर कर दिया मैंने 0.529 से। ये और ये कैंसिल हो गया, फोर उधर चला गया, और एन इक्वल टू निकालेंगे √4 इक्वल टू 2। तो जहां भी 2 दिया हो तुरंत आप आंसर लगाएंगे, लग जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ के बारे में। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्राफ फॉर वेलोसिटी इन एन ऑर्बिट वर्सेस जेड। फिर दिया है 1/n, फिर दिया है n। तो आपको मैं बता दूं, इस अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं तो वेलोसिटी इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल n के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z के होता है। तो ये आपका बन गया। जब z के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो सीधी लाइन मिलेगी, तो ये सही है, ये सही है, बहुत बढ़िया। अगर आप 1/n के रिस्पेक्ट में चलेंगे तब ये वाला ग्राफ सही है। अगर सिर्फ आप n के रिस्पेक्ट में चलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये वाला सही है। तो गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिवॉल्यूशन निकालना है, यानी रिवॉल्यूशन कर रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू से बनाता हूँ। ये वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, और साथ में हो जाएगा 2πr। तो आपको वेलोसिटी निकालना है कौन से ऑर्बिट के लिए, सेकंड बोहर्स ऑर्बिट के लिए। रेडियस निकालना है सेकंड बोहर्स ऑर्बिट के लिए, फॉर्मूले में रख देना है। तो मैं निकाल लिया, मुझे निकाला हुआ है मेरे पास, तो मैंने निकाला 1.094 इंटू 10⁶, ये आ गया। और साथ में मैंने रखा 2 और पाई की वैल्यू 3.14, और मैंने रेडियस निकाला है। तो रेडियस इसका जो आया है वो आया है 2.11 और इंटू 10⁻⁻10। अब इसको फाइनली सॉल्व किया गया, तो फाइनल सॉल्व करने पे 8.2 इंटू 10 पे पावर कितना आया, 14 पर सेकेंड। ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। जहां भी इस तरह का आंसर दे तुरंत आप लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला कर है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप देखिए, अगर मैं चलूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत है। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी गलत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, हाँ ये सही है, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है, Z² अपान n³ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन nth ऑर्बिट। तो अब निकालना है नंबर ऑफ वेव। तो नंबर ऑफ वेव को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, नंबर ऑफ वेव, ये हो गया नंबर ऑफ वेव। तो निकालते हैं सरकमफरेंस, निकालते हैं इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसका सरकमफरेंस हो जाएगा 2πr, और डिवाइड बाई क्या, लेमडा। ये देखिए सरकमफरेंस है ये, और डिवाइड बाई कर दिए लेमडा, तो नंबर ऑफ वेव पता चलेगा। लेमडा इक्वल टू पढ़ाया गया है क्या, H/mb। तो फाइनली जब नंबर ऑफ वेव निकालेंगे तो नंबर ऑफ वेव निकलेगा आपका क्या, तो यहाँ हो जाएगा 2πr, 2πr, आर हो गया। और यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे HMB रखेंगे तो MB चला जाएगा ऊपर और बन जाएगा यहाँ पे क्या, X।
इसकी वैल्यू जैसे ही रखेंगे एच अपान एम बी, तो एम बी चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे आप इसको सीक्वेंस में लिखना चाहो सीक्वेंस में लिख लो। क्यों मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस में लिखने के लिए, तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप बताओ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या पढ़ते थे, एच एन एच अपान टू पाई पढ़ते थे। तो मैं यहाँ पे लिखूं एम वी आर बराबर क्या होता है, एन एच अपान टू पाई। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, तो नंबर ऑफ वेव निकल कर आएगा। तो ये हो गया टू पाई, और ये हो गया एच। एम बी आर की वैल्यू क्या होता है, एन एच अपान टू पाई। तो टू पाई से टू पाई, एच से एच कट गया, तो नंबर ऑफ वेव जो निकल कर आएगा, नंबर ऑफ वेव निकल कर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। जहां भी एन दिया हो लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन इसमें से ऑप्शन है जो बोहर्स मॉडल का नहीं है। तो देखिए आइए चलते हैं। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, सही बात है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज होती है। दूसरा क्या करा, द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस है द लोएस्ट एनर्जी, हाँ बात सही है, जिसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है न्यूक्लियस के पास होता है, बात सही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, बात सही है ये भी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट घर में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। अगला देखते हैं, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय साइमल्टेनियसली। हाँ तो भैया यही आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हाइजेनबर्ग ने बताया था, और पूछा है कि जो कौन ऐसा पार्ट है जो आपका बोहर्स मॉडल का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है, व्हाट इज द सेपरेशन एनर्जी फॉर B3+ इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं चलता हूं यहाँ पे 28 नंबर के क्वेश्चन पे। तो अगर आपको निकालना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला रखना है और निकल जाएगा। तो मैं चलता हूं यहाँ पे निकालने के लिए। तो ये हम निकालते हैं, कर है व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी फॉर B3+ इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेगा, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगा, एटम का हो जाएगा, एटम का एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा, बेरिलियम है। तो मैं इसका एनर्जी निकालूं सेकंड एक्साइटेड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, E2 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो वैल्यू आएगा निकल कर, अब यहाँ पे बोला है सेपरेशन एनर्जी, इसलिए मैं पॉजिटिव में रखता हूँ 13.6 जेड। जेड यानी क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एक कट जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 4 6 जा कितना, 24 का 4, ये फाइनली आएगा 54.4। यानी इतना एनर्जी आपको मिलेगा, कहीं भी इतना दिया हो तुरंत लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए ये सेपरेशन एनर्जी है, इतना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या करा, इन बोहर्स मॉडल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन एटम टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज जेड। एन वेयर एन जो है आपका नंबर ऑफ सेल है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जेड क्या है आपका, क्या है, एटॉमिक नंबर है, या एन को आप नंबर ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, आपसे पूछा है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं बता दूं, तो ये देखिए T1, 2 के लिए चलते हैं, तो ये हो जाएगा एन का क्यूब, और ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, पहला हो गया। अब यही काम मैंने क्या कर दिया, इसके लिए कर दिया T2 1 हो गया, तो ये आपका मिलेगा N2 का क्यूब, ये हो जाएगा Z2 का स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो लेंगे T1, T2, ये T1, T2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, 1 T के साथ। तो ये पलट जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा N3 Z2, ये फर्स्ट वाला है, इंटू ये मिलेगा Z2 का स्क्वायर, और ये मिलेगा N2 का क्यूब। अब देखिए पहले में अगर मैं चलूं, तो N की वैल्यू 1 है, तो इसका रख देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में चले, इसका Z की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मैं रख दूंगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। इसमें देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू है यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 रख देंगे। तो फाइनली मिलेगा क्या, यहां से मिलेगा 1/4, यहां से मिलेगा 1/8, फाइनल मिलेगा 1/32, 1/32, यानी 1:32 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसक्रिटेड
इन बोअर्स, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, उसमें बताया जाता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। आइए अगला चलते हैं और अगला देखते हैं। जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना बोअर्स का, तो बताया जाता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है NH/2 पाई के होता है इक्वल। तो आइए अगला लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the ratio of time period T1/T2 in second orbit of hydrogen atom to third orbit helium? तो इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा फाइनल सॉल्व। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ T1 और अपान T2, जो फाइनल निकल कर आएगा N का 1 का क्यूब, और ये हो जाएगा Z1 का स्क्वायर, इंटू ये हो जाएगा Z2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा N2 का क्यूब। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यू रखना है। तो देखिए पहले चलते हैं, पहले वाला का वैल्यू रखते हैं। करा व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे सेकेंड रखिए, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एटॉमिक नंबर 1। आगे चलते हैं। अगला करा है कि थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड यानी 3 का स्क्वायर, और क्या है यहाँ पे हीलियम है तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 टू जा 4, टू जा 8, 8 4 जा 32, और ये मिलेगा ये 3 का क्यूब यानी मिल जाएगा 27। तो जहां भी इस तरह का आंसर दिखे तुरंत लगा लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन करा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज m, चार्ज इज e, एंड it is accelerated from rest through a potential difference y of v volts, the velocity required by electron will be। तो ये देखो ऑब्वियसली ये काइनेटिक एनर्जी में होगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर, और ये हो गया उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैंने यहाँ से v निकाल लिया, तो ये क्या मिल जाएगा 2 EV/m अंडर रूट में आ जाएगा। तो कहीं इस तरह का आंसर दिया हो तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज -19.6 इंटू 10⁸ जूल फॉर एटम, द एनर्जी ऑफ B3+ आयन इन द। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है किसके लिए, हीलियम के लिए दिया है, तो मैं यहाँ पे हीलियम के लिए रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हीलियम के लिए रखिए, चाहे इसके लिए पहले डायरेक्टली मैं इसके लिए निकालता हूँ बी के लिए। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे एनर्जी, और ये हमारा हो जाएगा इसका एनर्जी कितना 19.6 इंटू 10⁻⁻8। अब ये हो गया जेड का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड का स्क्वायर। ये कौन सा ऑर्बिट की बात कर रहा है, यहाँ पे देखो तो ये बात कर रहा है यहाँ पे सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहा है। और बी का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कुछ वैल्यू, और ये वैल्यू आएगा 4 6 या कितना आ जाएगा 24 का 4 आ जाएगा, 24 का 4 आ जाएगा, ये 18 है, और ये हो जाएगा 4 9 जा कितना 36, और 36 और ये कितना हो जाएगा 2 38, और ये हो जाएगा 8 8 हो गया, 4 1 जा 4 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 78 इंटू 10⁻⁻18। तो इसको मैंने एक बार डेसिमल इधर किया, तो ये हो जाएगा आपका 7.84 इंटू 10⁻⁻17 जूल। इस तरह का कहीं ऑप्शन दिया है क्या, इस तरह का कहीं ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। करा द एनर्जी ऑफ द सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ द सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन वुड बी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के लिए दे दिया है सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट का एनर्जी -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है, और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लेता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे बनाता हूँ E1/E2, डायरेक्टली बना रहा हूँ। तो ये बनेगा Z² 1 यानी N² 1 इंटू N² 2, ये 2 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा Z² 2। आपको कुछ करना नहीं है, सीधे रख लेना है। E1 की वैल्यू दी हुई है, En की वैल्यू कितनी दी है -3.41,
0.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, कोई बात नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं वैल्यू रखकर। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, 1 हो गया। और बोला क्या है, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 का स्क्वायर रख लीजिए। ठीक, आगे क्या कर रहा है, हीलियम दिखे या हीलियम दिख रहा है, तो हीलियम दिख रहा है और हीलियम का भी सेकेंड ऑर्बिट है, तो 2 का स्क्वायर और हीलियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा -3.41 और ये हो गया E2 हो गया। तो और ये हो गया 4 और आप इसको सेंड करेंगे इधर, तो E2 इक्वल टू निकलेगा यहाँ पे -3.41 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 का 6, 4 3 जा 7 एंड 8, तो 8.64 जहां भी आंसर दिया हो तुरंत आप लगा लेंगे। तो सॉरी 4 3 जा 12 होगा ना, ये होगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 का 6 और ये हो गया 4 3 जा 12 एंड 13, 13.64। जहां भी इस तरह का आंसर दिया हो तुरंत आप लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth बोर्स ऑर्बिट of an element is given by En equal to -13.6 upon n square into z square। आपको ग्राफ बनाना है और वो भी किसके बीच में, तो देखिए En और z स्क्वायर के बीच में। तो देखिए अगर मैं कहूँ ये हो गया y, ये हो गया m और ये हो गया x, तो x एक्सिस पे ये दिख रहा है, y एक्सिस पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, और जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 36 क्वेश्चन देखते हैं। करा इफ एप्सिलॉन नॉट विद द प्रिमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड आर विद द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एच एटम इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आइए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना है। तो मैं कह रहा हूं कि आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो मैं बात कर रहा हूं, आप पढ़े थे सेंट्रीपिटल फोर्स, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। मैंने रख दिया यहाँ पे mv² अपान आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े थे, क्या था, क्या था, के जेड ई स्क्वायर अपान क्या था, R²। एक आर से एक आर कट गया, तो ये बच गया mv²। और ये के की वैल्यू क्या था, तो के इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे दिया है, प्रिमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो आप यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और साथ में क्या आ गया ऊपर, ये हो गया जेड ई स्क्वायर, और ये नीचे क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। अब ये करा हाइड्रोजन एटम है, तो जेड की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, और इधर एम को भेज दीजिए, तो एम को भेजेंगे तो v² निकल कर आएगा यहाँ पे, e² अपान क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर है साथ में एम है। ये इसको अगर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v, और ये बन जाएगा √e/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर एन। तो मैं कहूं कि यहाँ पे स्क्वायर है तो e को बाहर कर लीजिए, तो फाइनली मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। और ये हो गया आपका वेलोसिटी। इस तरह का जहां भी आंसर दिखे लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर कंसिस्टेंट विद द बोहर्स थियरी ऑफ एटम, नो अदर्स। ठीक है, एंड नो अदर। तो आइए देखते हैं बोहर्स का स्टेटमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन पर्टिकुलर ऑर्बिट एज along as it continuously absorb radiation डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। आप बताओ किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो बोर्स ने कहा था एनर्जी अब्जॉर्ब करता है रेडिएशन के फॉर्म में, नहीं, गलत है। उसने कहा था वो कांस्टेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा वो क्या रहता है, कांस्टेंट। आइए अगला लेते हैं, ये तो गलत हो गया पहला। कह द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट आर दोज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ये बात सही है। जिसका जितना ज्यादा एनर्जी क्लोज होता है वो उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है, यानी माइनस में होता है। जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी कम होती है, जिसकी जितने ज्यादा एनर्जी कम होगा वह न्यूक्लियस के पास होगा।
तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो आगे चलते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन कैन जम्प, तो के से एम जाने के लिए कर इमिटिंग एनर्जी। आप बताओ, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा नहीं, एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑप्शन करे थर्ड वाला पॉइंट भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पे देखेंगे सिंपल सा। करा है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। What would be ionization potential for the electron in the first excited state? तो करना क्या है, आप एनर्जी पहले कैलकुलेट कर लो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे निकाल रहा हूँ लिथियम के लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिथियम के लिए निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा लिथियम के लिए। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 13.6, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। और ये हो जाएगा उसका कौन सा ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बात हो रहा है लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो होता है 3, 3 का स्क्वायर। कौन सा, सेकंड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9/4। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट फॉर फोटोन फॉर लाइट फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी दिया लाइट फ्रीक्वेंसी इतना, तो एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी निकालने के लिए करना क्या है, एच न्यू होता है, वैल्यू रख दीजिए 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इंटू हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो पर सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व जैसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा कुछ वैल्यू जो आपका मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ये जूल में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 39 क्वेश्चन था और ये हमारा 38 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं 40। करा वेवलेंथ फॉर हाई एनर्जी ईएमआर ट्रांजिशन इन एच एटम इज 91 nm। व्हाट एनर्जी इज नीडेड टू दिस ट्रांजिशन। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, रखना है वैल्यू, और वैल्यू रखकर सॉल्व कर देना है। और जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा आंसर। तो आइए इसको लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ इनकी वैल्यू। तो 40 वाला क्वेश्चन है, तो E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे HC/λ। क्या मैंने रख दिया है यहाँ पे देख लीजिए, HC/λ रख दिया है। और मैं एक चीज और बता दूं, HC/λ का जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनम में लेंगे तो वो मिलता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनम मिलता है। और ये हमारा एनम में दिया है 91 एनम। आप इसको काट दो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है वही आप आंसर लगा दो। कह दिया है क्या, कह दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए बच्चों, आज के लिए हम 40 क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और इसके आगे क्वेश्चन लेंगे।